शुरू करेंगे। हमने लास्ट देखा था रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। पोस्ट वॉर सिनेरियो, पोस्ट वॉर सिनेरियो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि वुड्रो विल्सन कौन था? वुड्रो विल्सन वॉज देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हमने क्या देखा था भाई, लूजिंग पावर्स कौन थी? जर्मनी। सेंट्रल पावर्स वगैरह बहुत बुरी तरीके से हार गई। अलाइड फोर्सेस फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए बिकेम विक्टोरियस, है ना। तो वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इसने एक चार्टर साइन करवाया सारे कंट्रीज को बुला के, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। ये जस्ट लाइक इट वाज प्रीकर्सर टू यूनाइटेड नेशंस। फोर्स वर्ल्ड वॉर 1 लिख दे रहा हूँ मैं तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जस्ट क्या हो गया, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, सारे कंट्रीज ने मिलकर चार्टर साइन किया, वैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। सेम काम था एज दैट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पर लीग ऑफ नेशंस वाज अ फेलियर, फुल प्रूफ फेलियर। एंड द रीजंस ऑफ फेलियर हम देखते हैं। क्या रीजंस थे कि ये फेलियर पड़ा? सबसे पहला, लैक्ड एबिलिटी ऑफ enforcement ऑफ डिसीजन। डिसीजन इन्फोर्समेंट की पावर नहीं थी इनके पास, ठीक है। सिर्फ मॉरल पावर थे भाई, ना ही जैसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, इनकी कोई पीस कीपिंग फोर्स वगैरह थी ही नहीं। तो इन्फोर्समेंट सिर्फ सिंबॉलिक पावर था इनके पास। सेकेंड रीजन फेलियर के, इट वाज ओनली डोमिनेटेड बाय यूरोपियंस। डोमिनेटेड बाय यूरोपियंस, ओनली डोमिनेटेड बाय यूरोपियंस। ये कभी डेमोक्रेटिक बॉडी था ही नहीं, है ना। फिर जब इसका चार्टर साइन किया गया तो रशिया, क्योंकि रशिया हार चुकी थी, प्लस जर्मनी को इंक्लूड किया ही नहीं गया, और यूएसए नेवर ज्वाइंट। और जबकि यूएसए नहीं बनाया था, यूएसए नेवर ज्वाइंट लीग ऑफ नेशंस। अब सबसे पावरफुल कंट्री नहीं है हो रही, तो फिर कैसे काम चल सकता है। बाद में इन 1926 जर्मनी ज्वाइंट, पर 1933 में जर्मनी वॉकड आउट, ठीक है। 1933 में जर्मनी वॉकड आउट। जापान ने भी क्विट कर दिया था 1930s में। इवन रशिया खुद ही मेंबर कब बना था? रशिया खुद मेंबर कब बना था? 1934 में। 1934 में रशिया मेंबर बना था। मतलब इन बड़े बड़ी कंट्रीज को फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं दी गई, है ना। इस वजह से यूएसए, रशिया, जर्मनी, सारे मेन कंट्रीज को बुलाया नहीं। इटली ने भी 1937 में छोड़ दिया था। 1930 में इटली ऑल्सो रिजाइन। तो ये दिक्कतें वगैरह चल रही थी, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो, जापान ने चाइना को इन्वेड किया था 1931 में। जब फोर्थ रीजन क्या हो गया, जापान इन्वेडेड 1931 में मंचूरिया। भाई ये कुछ रोक नहीं पाई। इटली ने इथोपिया को इन्वेड किया, इथोपिया को इन्वेड किया, कुछ नहीं कर पाई। मतलब कॉलोनीज तो बने जा रहे थे, मेन काम क्या था कि कॉलोनीज बनने से रोकना। तो कॉलोनीज तो बने जा रहे हैं, अब कैसे काम चल सकता है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फाइनल इसका फिफ्थ स्टेज इसका कोलिजन स्टेज हुआ, जब हिटलर एंड फेसिज्म का राइज हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो फाइनली ये कोलैप्स हो गई। दीज वर द मेजर रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ आपका क्या हो गया, लीग ऑफ नेशंस। कुछ बड़ा काम कर नहीं पाई थी। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स भी थे, ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि देखो लीग ऑफ नेशंस के ऊपर क्वेश्चंस में भी आ जाए कभी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अचीवमेंट्स क्या था, लीग ऑफ नेशंस के अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। स्मॉलर डिस्प्यूट सॉल्व करवाया था,
स्मॉलर डिस्प्यूट्स। एग्जाम्पल, फिनलैंड वर्सेस पोलैंड को सॉल्व करवाया था डिस्प्यूट को, टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है। रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, सेकंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व किया था। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इन कंट्री, माइनॉरिटीज। ऐसे ऐसे मुद्दों पे सारी वर्ल्ड इकट्ठा हो जाती थी, पर जब खुद की अटकती थी तब इकट्ठा नहीं होते थे। बड़े बड़े डिसीजेस रोके थे, पैंडमिक्स रोके थे, कंट्रोल्ड पैंडमिक्स। एग्जाम्पल, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स। ठीक है। और जो भी हो, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था फॉर फ्रेमिंग इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल लॉज फ्रेम करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म था। ठीक है। तो देखो, पर इसमें पॉजिटिव्स भी थे, पर लीग ऑफ नेशंस के नेगेटिव्स ज्यादा थे, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखो, अगर लीग ऑफ नेशंस के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता, आप इजीली, आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो, इसमें कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, पोस्ट वॉर सिनेरियो कैसे होने लगा। ठीक है, क्या क्या चीजें वगैरह होने लगी, है ना। देखो, जस्ट वॉर के बाद क्या हो गया, वॉर के बाद क्या हो गया आपका, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, ये सब यूरोप में मैक्सिमम था, मैक्सिमम रेट पे बढ़े जा रहा था। ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ आपका, इसका देखो, यूएसए को भी वॉर का इम्पैक्ट वगैरह तो हुआ ही था, यूएसए को भी वॉर का इम्पैक्ट हुआ ही था बहुत बुरी तरीके से। तो यूएसए में क्या हुआ था, 1929 में देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रही थी, पॉवर्टी बढ़ जा रही, तो इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जा रही थी, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाती थी। यूएसए ने जो लोन्स दिए थे, यूरोपियंस वापस ही नहीं कर पा रहे थे, लोन्स वर नॉट रिकवर्ड, यूएस लोन रिकवरी नहीं हो रही थी। तो इसके वजह से क्या हो गया, यूएसए में प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो गई, प्रोडक्शन एक्टिविटीज जैसी रिड्यूस हो गई यूएसए में, तो क्या होने लगा, धीरे 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 इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ट्रेड पे आ गया, वर्ल्ड ट्रेड पर आ गया। और 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया, और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। मतलब पूरे बहुत बड़ा, आपने इकोनॉमिक्स में से रिसेशन पढ़ी, रिसेशन का एडवांस फॉर्म क्या रहता है, डिप्रेशन। पूरा का पूरा वर्ल्ड में डिप्रेशन मशीन गिरने लगा। ठीक है। हर जगह करेंसी की वैल्यू नहीं रही, इवन जर्मनी में ऐसी हालत थी कि जर्मन करेंसी की ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लोग उससे करेंसी को नोट जला के खाना वगैरह पकाते थे। अब यूएसए का जो प्रेसिडेंट था, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनने एक प्रोग्राम चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है डील न्यू डील प्रोग्राम, बेस्ड ऑन केनेसन इकोनॉमिक्स, जॉन केन्स। इसने क्या बोला कि मिक्स इकोनॉमी की तरफ चलिए, क्योंकि आपका कैपिटलिज्म फेल हो चुका है, मिक्स इकोनॉमी की तरफ चलिए, बिकॉज कैपिटलिज्म वॉज बैडली फेल्ड। अब कैपिटलिज्म फेल हो चुका है, तो मिक्स इकोनॉमी चाहिए, जैसे कि रोड, रेल, एजुकेशन, एवरीथिंग वॉज नेशनलाइज्ड। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू, देखो इसमें याद रखने की चीज क्या है, न्यू डील, एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग नेशनलाइज्ड। अब मजे की बात क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, भाई कैपिटलिज्म बुरी तरीके से फेल होने लगी, कैपिटलिज्म बुरी तरीके से फेल होने लगी ग्रेट डिप्रेशन पे, पर एक आइडियोलॉजी टिक गई। कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ रशिया।
भाई इन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। 1929 पे ग्रेट डिप्रेशन एक्सेप्ट यूरोप, सारी कंट्रीज धीरे 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 मतलब सारी कंट्रीज धीरे 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 डाउनफॉल होने लगी, इकोनॉमिक मतलब रिसेशन आ गया। बट कम्युनिस्ट रशिया रशिया सर्वाइव्ड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो लोगों को लगा भाई कम्युनिज्म भी बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है। अब क्या हो गया कि देखो नए नए कंट्रीज बनने लगे यूरोप में, जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, इस तरह की कंट्रीज, युगोस्लाविया, इस तरह की कंट्रीज आने लगी। ठीक है, ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट होगी, छोटे 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 नए कंट्रीज बनने लगे। लोगों को लगा डेमोक्रेसी फ्रीडम आएगा, पर नहीं, यूरोप में डिक्टेटरशिप कल्चर आने लगा, डिक्टेटरशिप कल्चर वगैरह आने लगा। ठीक है, देखो अब इकोनॉमिक टर्म्स में ये चीजें चल रही। इकोनॉमिक टर्म्स में देखो हमने क्या देखा, इंक्लूडिंग यूएसए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बुरी तरीके से फेल होने लगी थी। कम्युनिज्म वाज एट इट पीक, कम्युनिज्म का यहां से एक्चुअल रोल बढ़ने लग गया। ठीक है, कम्युनिज्म का रोल तेजी से यहाँ पे बढ़ने लग गया। अब देखिएगा, अब हमने ये इकोनॉमिक टर्म्स पे देखा। अब जैसे ही वॉर खत्म हुआ 1918 में, जर्मनी ने सरेंडर किया। सीजर विलियम्स का जो जर्मनी के जो रूलर थे वो भाग गया हॉलैंड में। एक क्या हो गया, यूएसए के डोमिनेंस में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कराया गया। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये 18 जनवरी 19 में हुआ। ये यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने डोमिनेट किया। ठीक है, अब देखो सेंट्रल पावर्स को बुलाया ही नहीं गया। सेंट्रल पावर्स मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सबको बुलाया ही नहीं गया। टर्की, इन सबको बुलाया ही नहीं गया। ठीक है, और सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किए गए। सीक्रेट एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किए गए कि भाई जो जर्मनी ऑस्ट्रिया की कॉलोनीज को हम लूट लेंगे। और इसका आउटकम, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का आउटकम एक बड़ा आउटकम निकला, जिसको शायद आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस था। एक पीस ट्रीटी जर्मनी से फोर्सफुली साइन करवाई गई। दिस ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ, किसी को पता है? वर्साइल्स, फ्रांस में एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करवाया गया। ठीक है, अब देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से क्या बोला गया, इसके प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया इसमें कि भाई जो टेरिटरीज ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन थे, जो अपन ने स्टार्टिंग में 2 क्लास पहले बात की थी, जो जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था, वॉज रिटर्न्ड टू फ्रांस। पहला प्रोविजन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो टेरिटरीज एल्सेस एंड लॉरेन के टेरिटरीज जो जर्मनी ने फ्रांस से छीने थे, वो फ्रांस को वापस दे दिए गए। ठीक है, एक पोर्ट था जो पहले जर्मनी के अंदर आता था, ध्यान रखना, डैंजिंग पोर्ट। डैंजिंग पोर्ट ये पोलैंड में आया करता था। इस पोर्ट को जर्मनी से छीन के लीग ऑफ नेशंस के पास रखा गया और इकोनॉमिक कंट्रोल पोलैंड को दिया गया। डैंजिंग पोर्ट जर्मनी से छीन लिया, जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, अब देखो जर्मनी की जो कोल एक्सप्लॉइटिंग एरिया था, सार कोल वैली, सार कोल वैली, वर्ल्ड ज्योग्राफी लिंक हो रही है अगर आप लोग को याद है तो, है ना। सार कोल वैली, यहाँ पे जर्मनी के मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थे, हथियार बनते थे यहाँ से। ठीक है, इसको लीग ऑफ नेशंस ने 15 ईयर्स तक अपने पोजीशन में ले लिया। ठीक है, जर्मनी का था, इसको लीग ऑफ नेशंस ने अपने पोजीशन में ले लिया। और माइंस को किसको दे दिया गया, फ्रांस को दे दिया गया। फ्रांस को बोला कि भाई आप यहाँ से कोल एक्सप्लॉइट करो। बहुत ही गलत हुआ जर्मनी के साथ। ठीक है, अब क्या किया गया, जर्मनी को डिबार कर दिया कि आप
जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया का यूनिफिकेशन नहीं हो सकता, दोनों को अलग अलग कर दिया बिल्कुल। ठीक है, फिर जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ कर्टेल कर दी गई थी। मैक्सिमम आर्मी जर्मनी कितनी रख सकती है? मैक्सिमम आर्मी 1 लाख। ठीक है, और जो जर्मनी का जो सबसे प्रोडक्टिव मतलब जो सबसे मेन आर्मी हेडक्वार्टर्स था राइनलैंड, इसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। डीमिलिटराइज कर दिया गया और साथ ही साथ 15 ईयर्स तक के लिए एलाइड फोर्सेस रहेंगी यहाँ पे। राइनलैंड पूरा छीन लिया गया, जो जर्मनी के एकदम पूरे। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आयरन हुआ करते थे, यहाँ पे हथियार भी बनते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह जर्मनी की हुआ करती थी। ये पूरे तरीके से छीन लिया गया। जर्मनी को बोला कि आप एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स नहीं रख सकते। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जर्मनी के सारे कॉलोनीज स्नैच्ड अवे। जर्मन कॉलोनीज वर टोटली स्नैच्ड अवे और यूरोपियंस ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखो पूरा का पूरा जो वॉर गिल्ट था वो जर्मनी पे डाल दिया। जर्मनी से 6600 मिलियन पाउंड्स, 6600 मिलियन पाउंड्स, पाउंड्स का ऐसा होता है सिंबल, 6600 मिलियन पाउंड्स का वॉर गिल्ट या फिर कंपनसेशन मांगा गया। मतलब पूरे तरीके से चीजें किसके ऊपर डाल दी? जर्मनी के ऊपर। जर्मनी को ही विलेन बना दिया और खुद को एलाइड फोर्सेस ने इनोसेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ भी चुका और आ भी सकता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के ऊपर से। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करवाया गया फोर्सफुली जर्मनी से। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। अब देखो साथ में क्या किया, एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, जर्मेन, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। इसमें ऑस्ट्रिया को एक छोटा सा स्टेट बना दिया गया। मैक्सिमम टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रिया वर स्नैच्ड। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट्स मतलब मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रिया वर स्नैच्ड। फिर क्या हो गया? टर्की, टर्की में क्या किया गया? एक न्यू मॉडर्नाइज किया गया, टर्की को मॉडर्नाइज किया गया और खलीफा, जो खिलाफत मूवमेंट है इसके पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, खलीफा के पोस्ट को। तो दैट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गया, जर्मनी पे पूरी चीजें वगैरह डाल दी गई। अब एक चीज देख लो, पूरा का पूरा जो मतलब एक तरीके से चीजें थी, पूरा की पूरी चीजें आपके जर्मनी के ऊपर ही डाल दी गई। ठीक है, पूरी की पूरी सारी चीजें आपके जर्मनी के ऊपर डाल दी गई। अब देखो इसके बाद क्या होने लगा, फ्रांस एलाइड फोर्सेस जर्मनी के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा। जर्मन के रिसोर्सेज को फ्रांस, ये आपका फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन, ये जर्मन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगा। जर्मनी वॉज रिड्यूस्ड एज अ मियर पपेट। इसके साथ ही साथ क्या होने लगा कि भाई बाउंड्रीज वगैरह भी एडजस्ट की गई, बाउंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होने लगे, है ना। ठीक है, इस वजह से देखो क्या हो गया, पे जर्मनी पे और अपने क्या नाम है फ्रांस के बीच में एक मैग्नेट लाइन बना दिया गया। मैग्नेट लाइन बना दिया गया 1920 में। यहाँ पे फ्रांस अपनी आर्मी रख सकती थी, पर जर्मनी के पास तो आर्मी नहीं है। फ्रांस ने बहुत अच्छे से जर्मन्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसके वजह से क्या हो गया, जर्मनी में भी देखो फोर्सफुली डेमोक्रेसी वगैरह ये सब आने लगी। तो सब कुछ सही था, बट द रियल प्रॉब्लम लाइड हियर इज पीपल ऑफ जर्मनी। people of Germany, they were not at all ready to accept the Treaty of Versailles। और उनको दिख रहा था कि भाई उनके रिसोर्सेज को फ्रांस अलाइड फोर्सेस किस तरीके से लूट रहा है, उनकी सॉवरेनिटी कैसे करके स्नैच की दी जा रही है। तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट था उसके अगेंस्ट में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनने लगे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक नाजिज्म, फेसिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। मेनली यहाँ पे अपना वर्ल्ड वॉर 2 की बातें होगी। यूरोप में ये जर्मनी में आया और ये इटली में आने लगा।
अब हमें डिटेल में समझना है कि क्या था ये चीज़ें, कैसे वर्क करके क्या काम क्या करती थी। अभी देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तक हमने डिस्कस कर लिया, हमें समझ में आ गया कि भाई वॉर के बाद क्या क्या चीज़ें वगैरह हुई मेनली। ठीक है।